प्रवेश त्यागी सभी साथियों का, सभी स्टूडेंट्स का YouTube चैनल वेलकम भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र का जो सूत्र है वो निकाल करके दिखाऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको द्रव्यमान केंद्र क्या होता है वो समझाया था और बताया था कि किसी पिंड या निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो उस पिंड में या निकाय में वह बिंदु होता है जिस पर संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है और जो बाह्य बल हैं वो भी उसी पर लगे हुए माने जा सकते हैं। अब जो अगर दो कणों का कोई निकाय है उसका द्रव्यमान केंद्र कितना होता है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। मान लिया दो कण हैं M1 और M2 द्रव्यमान वाले और जो निर्देश बिंदुओं से स्थिति सदिश जो हैं उनके क्रमशः R1 व R2 हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ आप देख रहे हैं ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। तीन अक्ष होती हैं, आप जानते हैं निर्देश तंत्र में। मान लिया ये कण M1 है और ये कण M2 है। इनके जो मूल बिंदु जो निर्देश बिंदु है O से जो स्थिति सदिश हैं, पोजीशन वेक्टर हैं, वो इसका R1 है M1 कण का और जो M2 कण है इसका स्थिति सदिश R2 है। और मान लिया इन दोनों कणों का जो द्रव्यमान केंद्र है वो, क्योंकि दो कण है तो इनको मिलाने वाली रेखा पर जो इनका सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र है, वो स्थित होगा। तो मान लिया वो द्रव्यमान केंद्र C यहाँ है, इस बिंदु पर, C बिंदु पर, और उसका जो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, ये RCM है, RCM यानी द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। ये जो द्रव्यमान केंद्र है इसका जो पोजीशन वेक्टर है R, ये हमें ज्ञात करना है। ये मैं निकाल करके दिखाऊंगा। इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता रहा हूं, ये होता है RCM इक्वल M1 R1 प्लस M2 R2, ये स्थिति सदिश हैं R1 R2 अपॉन M1 प्लस M2, ये होता है। ये हमें यहाँ ज्ञात करके दिखाना है। आपको ये याद होना चाहिए पक्का। यहाँ दो कण भी हैं क्योंकि हम यहाँ दो कणों का निकाल रहे हैं। इसके अलावा और ज़्यादा कणों के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, वो ठीक इसी प्रकार से ज़्यादा कणों के लिए भी हो जाता है। अब हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं। माना प्रथम कण मैंने लिखा हुआ है थोड़ा समय की बचत के लिए। माना प्रथम कण पर द्वितीय कण द्वारा लगने वाला आंतरिक बल F1 डैश तथा बाह्य बल F1 डबल डैश है। जो इंटरनल फोर्स है वो तो F1 डैश है, जो पहला कण है इस पर, इसके द्वारा, दूसरे कण के द्वारा यानी M1 पर M2 के द्वारा जो लगने वाला इंटरनल फोर्स है, जो आंतरिक बल है वो F1 डैश है और जो एक्सटर्नल फोर्स है बाह्य बल वो F1 डबल डैश है। तब कण M1 पर लगने वाला परिणामी बल, मान लिया परिणामी बल जो है, जो पहला कण है उस पर F1 है, तो ये परिणामी बल इन दोनों बलों के योग के बराबर हो जाएगा जो मैंने ऊपर लिखे हैं, F1 डैश प्लस F1 डबल डैश। इतना जो परिणामी बल है वो होगा।
अब न्यूटन के नियम से जो कण पर लगने वाला बल है उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। जब मैंने न्यूटन के जो नियम बताए थे, 3 नियम बताए थे, जो उसमें दूसरा नियम था उसके अनुसार किसी भी पिंड पर या कण पर लगने वाला बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आप उसे देख लेना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जो संवेग परिवर्तन की दर है पहले कण की, m1 जो कण है इसकी, तो इसे मान लिया dp1/dt है। तो ये बराबर हो जाएगी F1, यानी इस पर जो लगने वाला फोर्स है, बल है। इसी प्रकार दूसरे कण पर जो m2 है कि दूसरे कण के संवेग में परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, dp2, ये भी एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, अपॉन dt इक्वल हो जाएगी F2। दूसरे कण पर जो टोटल आंतरिक बल कार्य करता है, तो ये दूसरे कण के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर हो जाएगा। अब दोनों कणों के लिए F1 प्लस F2 जो आंतरिक बल दोनों पर लगे हुए हैं और बाह्य बल लगे हुए हैं, उन सब का योग। ये जो F2 है ये क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। ये जो F2 है ये दूसरे कण पर पहले कण m1 द्वारा लगाया गया आंतरिक और बाह्य बल है। जैसे ये जो पहला कण था उस पर दूसरे कण m2 द्वारा लगने वाला आंतरिक बल F1 डैश और जो बाह्य बल है वो F1 डबल डैश था। इसी प्रकार से जो दूसरा कण है m2, इस पर पहले कण द्वारा लगाया गया आंतरिक और बाह्य बल वो F1 की बजाय हो जाएगा F2 डैश प्लस F2 डबल डैश। वो मैं भी आपको यहाँ बताऊंगा और उसे हमने प्रदर्शित किया है F2 से। ये F2 है, टोटल बल है, आंतरिक और बाह्य बल दूसरे कण पर लगने वाला। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इन दोनों के बराबर आप लिख दीजिए। F1 का जो मान है वो dp1/dt है, पहले कण के संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा ये, और जो दूसरे कण पर जो बल है वो दूसरे कण के संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। यहाँ F1 और F2 का आप मान रख दीजिए। F1 का जो मान है वो है F1 डैश प्लस F2 डबल डैश। ये आंतरिक और बाह्य बल दोनों जो पहले कण पर लगते हैं दूसरे कण के द्वारा। ऐसे ये F2 क्या है, ये F2 डैश प्लस F2 डबल डैश, यानी ये क्या है, दूसरे कण पर पहले कण द्वारा लगने वाला आंतरिक और बाह्य बल। ये है, ये आंतरिक बल है, ये बाह्य बल है। तो ये F1 है यहाँ से यहाँ तक, और ये F2 है। ये पहले कण पर लगने वाला बल है कुल आंतरिक और बाह्य, और ये दूसरे कण पर लगने वाला बल है, बराबर हो जाएगा dp1/dt प्लस dp2/dt। आप इसे समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं और इसे समीकरण नंबर
2 लिख सकते हैं। जो न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, उसके अनुसार दोनों कणों के मध्य जो आंतरिक बल हैं वो बराबर और विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाएंगे, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो न्यूटन के तृतीय नियम से जो कणों पर लगने वाले आंतरिक बल हैं वो परस्पर निरस्त हो जाते हैं, यानी F1 डैश प्लस F2 डैश, ये पहले कण पर लगने वाला आंतरिक बल है, ये दूसरे कण पर लगने वाला आंतरिक बल है। इन दोनों का योग 0 हो जाएगा, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, 0 हो जाएगा इनका योग, जो सदिश योग है, वेक्टर योग है। तो इसलिए ये जो समीकरण है, जो हमने पहली समीकरण लिखी थी, उसमें हम F1 डैश प्लस F2 डैश को 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा F1 डबल डैश और प्लस F2 डबल डैश, ये केवल बाह्य बल हैं दोनों कोणों पर लगने वाले, बराबर हो जाएगा d/dt और जो P1 प्लस P2 जो संवेग हैं इनका योग, ये d/dt हमने बाहर कर लिया है। अगर कणों के वेग v1 व v2 हों, पहले कण का वेग v1 है और दूसरे कण का वेग अगर v2 है, तो ऐसी स्थिति में आप लिख सकते हैं कि P1 बराबर m v1 और P2 बराबर हो जाएगा m v2। आप जानते हैं जो संवेग है वो द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर होता है, P बराबर mv होता है। और P और V क्योंकि ये वेक्टर राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ हैं, इसलिए इनके ऊपर तीर का चिन्ह हमने लगा दिया है। माना जो ये F1 डबल डैश है प्लस F2 डबल डैश है, दोनों कोणों पर लगने वाला बाह्य बल, ये टोटल मान लिया F है। इसे हमने F से प्रदर्शित किया है, जो बाहरी बल दोनों पर लगा है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ इसकी स्थान पर जो है F लिख देंगे, टोटल बाह्य बल, और ये बराबर हो जाएगा d/dt। ये P1 है, P1 की जगह आप लिख दो m1 v1 और P2 की जगह लिख दो आप m2 v2। ये यहाँ ये m1, यहाँ ये m2, क्योंकि ये पहले कण के लिए संवेग है जिसका द्रव्यमान m1 है और ये दूसरे कण के लिए संवेग है जिसका द्रव्यमान m2 है। ये हमने यहाँ रख दिया है। अब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं d/dt m1, चूँकि ये वेग है और वेग जो है विस्थापन परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो इसे हम लिख देंगे dr1/dt प्लस m2, इसी प्रकार से लिख देंगे dr2/dt। जो विस्थापन परिवर्तन की दर है वो वेग होती है और जो वेग परिवर्तन की दर है वो त्वरण होती है, तो उसका हमने यहाँ प्रयोग कर लिया है। तो ये बराबर हो जाएगा, ये आप बाहर कर सकते हैं d²/dt², ये डबल डिफ्रेंसिएशन है, यहाँ हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2, ये हो जाएगा। ये जो d/dt है ये हमने बाहर कर लिया है, तो यहाँ ये इसका डबल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो अंश और हर है उसमें m1 प्लस m2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ m1 प्लस m2 से गुणा कर दी
और m1 प्लस m2 से ही भाग कर दिया। आप जानते हैं जब अंश और हर में एक ही संख्या से भाग या गुणा करते हैं तो रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब ये जो है ये वाला ये जो है क्या है, जहाँ RCM है जो सेंटर ऑफ मास है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। ये वाला RCM m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये इसके स्थान पर हम ये RCM लिख देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा F बराबर d² अपॉन dt², और ये m1 प्लस m2 है, d² अपॉन dt² हुआ। ये RCM है, ये जो है RCM है। यहाँ RCM मैंने आपको बताया था, यहाँ हमें RCM लिखना है। RCM सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर RCM। अब मान लिया ये माना जो टोटल द्रव्यमान है निकाय का m1 प्लस m2 बराबर है कैपिटल M, तो हम यहाँ कैपिटल M ही लिख लेंगे। तो F बराबर हो जाएगा M, इसके स्थान पर M लिख दिया और वो हमने इधर बाईं साइड में लिख लिया है इससे, और ये d² RCM अपॉन dt², ये हो गया। ये जो है F बराबर हो जाएगा ma। क्यों? क्योंकि जो हमने द्रव्यमान केंद्र की आपको परिभाषा बताई थी, हम ये मान करके चलते हैं कि पूरे निकाय का जो गति है पूरे निकाय की, वो द्रव्यमान केंद्र की गति ही हम मान सकते हैं। संपूर्ण बल भी हम उसी पर लगा हुआ मान सकते हैं, और द्रव्यमान भी हम इसी पर केंद्रित मान सकते हैं। तो ये है द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन वेक्टर। तो हम अगर इस पोजीशन वेक्टर का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये त्वरण आ जाएगा। 1 बार करेंगे तो वेग आ जाएगा, फिर 2 बार करेंगे तो त्वरण आ जाएगा। तो ये आप जानते हैं, ये न्यूटन का गति का दूसरा नियम है, F बराबर ma। इस प्रकार से जो हमें मेनली दिखाना था वो था ये वाला। इसका मतलब जो RCM है वो बराबर हुआ m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो है ऐसे निकाय जिसमें 2 कण हैं, उसके द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर का फार्मूला है। उसका द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास यहाँ है, आप देख रहे हैं, और इस सेंटर ऑफ मास का जो स्थिति सदिश है पोजीशन वेक्टर ये है। तो इसका जो फार्मूला है जिससे कि हमें ये पता चले कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वो ये फार्मूला है। यदि m1 बराबर m2 हो तब, और ये मान लिया m के ही बराबर है, एक जैसे हैं दोनों कणों के द्रव्यमान, तो जो ये हमारा फार्मूला है तब RCM जो है ये बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन 2। ये दोनों के मध्य में आ जाएगा, जो दोनों कण हैं उनके मध्य में ये द्रव्यमान केंद्र आ जाएगा ऐसी स्थिति में। और यदि जो द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो
ये फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, ये। और यदि द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, RCM बराबर हो जाएगा 0। यहाँ देखिए, ये जो C है अगर यहाँ स्थित हो O पर, मूल बिंदु पर, तो ये RCM का मान 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2 ये इक्वल हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो है RCM के बराबर है, तो ये 0 हो जाएगा। तो M1 R1 प्लस M2 और R2 ये बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आता है दोनों कणों के द्रव्यमानों के आघूर्णों का सदिश योग 0 होता है। ऐसी स्थिति में जो द्रव्यमान है कणों के, उनके आघूर्णों का सदिश योग, ये द्रव्यमानों का आघूर्ण है, ये पहले द्रव्यमान का आघूर्ण है और ये दूसरे द्रव्यमान का आघूर्ण है, तो ये जो है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर कई कण हो निकाय में कई कण हो, मान लिया n कण है, तो क्या होगा, ये कोई निकाय है जिसमें M1 M2 M3 M4 और इस प्रकार से इसमें n कण हैं, तो क्या होगा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। आप उसी प्रकार से जैसे मैंने पहले किया था सेम, इसका ये स्थिति सदिश R1 वेक्टर, इसका R2 वेक्टर, और इसी प्रकार जो ये R3 वेक्टर, और इसका जो सेंटर ऑफ मास मान लिया यहाँ है तो इसका RCM वेक्टर। तो ये जो RCM है ये क्या होगा, अगर n कण है तो RCM हो जाएगा सेम जिस प्रकार से मैंने वो निकाला है, ये M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 एंड सो ऑन। जितने भी कण हैं, कितने कण हैं, n कण हैं, Rn, ये हो जाएगा। 4 हैं तो 4 बार लिख देंगे, 5 है तो 5 बार लिख देंगे, 6 हैं तो 6 बार, 10 हैं तो 10 बार, और इनका योग जो द्रव्यमान है वो अपॉन में लिख देंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन Mn। ये ऐसी स्थिति में जो सेंटर ऑफ मास है उसका फार्मूला हो जाएगा। और इसी से हम वो भी निकाल सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति में जो CM है, सेंटर ऑफ मास है, वो मूल बिंदु पर हो, तो सभी कणों के द्रव्यमानों का जो आघूर्ण का योग है वो 0 होगा, यानी M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 एंड सो ऑन, ये सब बराबर हो जाएगा 0 के। अब मैं इस वीडियो में लास्ट में आपको बता रहा हूँ द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय निर्देशांक। इसे हम किसी पॉइंट को ऐसे लिखते हैं, मान लिया कोई P पॉइंट है, उसे इस प्रकार से लिखते हैं 2 3, ये 2 विमाओं में है। ऐसे ही अगर 3 विमाओं में लिखना है तो 2 3 -4 इस प्रकार से लिखते हैं 3 विमाओं में। तो ये इसके कार्तीय निर्देशांक कहलाते हैं। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके कार्तीय निर्देशांक क्या होंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसका सूत्र आप, ये है XCM, जो सेंटर ऑफ मास का x निर्देशांक है वो क्या हो जाएगा, M1 x1 प्लस M2 x2
प्लस M3 X3 एंड सो ऑन प्लस Mn Xn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन Mn। ये हो जाएगा। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to n M I और ये XI, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये टोटल द्रव्यमान है पूरे निकाय का, तो इसे हम सिग्मा M लिख सकते हैं या फिर 1/m लिख सकते हैं अगर टोटल द्रव्यमान m है तो। इसी प्रकार YCM हो जाएगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 एंड सो ऑन Mn Yn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन Mn। इसे हम लिख सकते हैं ठीक इसी प्रकार से 1/m सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी I का मान जो है 1 से n तक है, और M I और YI। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे अगर 2 कण हैं तो फिर M1 Y1 प्लस M2 Y2 आ जाएगा। इसमें आप I की जगह 1 2 3 रख सकते हैं और ये प्राप्त कर सकते हैं। और ZCM बराबर हो जाएगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 एंड सो ऑन Mn Zn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन Mn। इसे इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 1/m सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to n Mi और Zi, ऐसे भी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो x, y और z, इसमें ये x होता है, ये y और ये z, तो यहाँ तीनों हमने निकाल दिए हैं द्रव्यमान केंद्र के, XCM, YCM और ZCM। तो द्रव्यमान केंद्र अगर P बिंदु पर है तो हम उसे लिख देंगे P XCM, जो इनके मान आएंगे YCM और ZCM, इस प्रकार से लिख देंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।